शराब पियो और अच्छी अच्छी बातें करो, बल्कि ये बताओ कि फायरिंग का क्या चक्कर था। मेरा दिल तो ये चाहा कि फायरिंग को मैं अपना ज़ाती मामला करार देकर उसे तुर्की व तुर्की जवाब दूं, मगर इस वक्त मेरी गर्ज अटकी हुई थी। चंद रातों के लिए मुझे शहर भर में उसके घर से बेहतर ठिकाना मुयस्सर नहीं आ सकता था। मैंने दिल पर जबर करके कहा, कुछ लोग गोलियां बरसाते हुए हमारी इमारत में दाखिल हुए थे, फिर इनका किसी से टकराव हो गया, शायद कुछ खून रेजी भी हुई है। तुम इसमें शामिल नहीं थे? उसने इस्तबा अमेज अंदाज में पूछा। शामिल होने का मरहला ही नहीं आया, इससे पहले सब कुछ खत्म हो गया। हम लोग खामोशी के साथ फ्लैट छोड़ चुके हैं। मैंने धीमी आवाज में उसे आगाह किया। फिर वीरा कहाँ है और लोग कहाँ हैं? इस मरदूद को सबसे पहले वीरा ही याद आई थी। सब लोगों को मैंने इधर उधर भेज दिया है, खुद जहां चला आया। तुम्हारे फ्लैट में इतनी भीड़ भाड़ की गुंजाइश नहीं है। आज के वाक़े के बाद तुम्हारे घर में ज्यादा मेहमानों की आमद को चौकीदार से लेकर पड़ोसियों तक सब लोग शक व शुबे की नजर से देखेंगे। बात तो दूर की सोचते हो, वजह कुछ भी हो, लेकिन आज मेरा दिल खुश हो गया। एक मुद्दत के बाद हम दोनों को चंद रोज के लिए साथ रहने का मौका मिला है। अब देखना कि सलमा खानम कैसी जल कर कबाब होती है। तुम्हारे सामने वो अपनी बदकलामी के जौहर भी नहीं दिखा सकेगी। तुम कुएं के मेंढक हो, तुम्हारी हर सोच बस सलमा को अजियत पहुंचाने पर मरकूज होकर रह गई है। वो इतनी बुरी नहीं है, तुम्हारे साथ निभा कर रही है और तुम्हारे अकलौते बेटे की माँ है। बेटे का जिक्र मत करो, बिला वजह दिल खराब होने लगता है। उसकी आवाज अचानक भरा गई। मेरा दिल होल उठा। पता नहीं उसके बेटे को क्या हुआ था। जब से मैं फ्लैट में आया था मैंने किसी नौमौलूद के रोने या खुलकारियां मारने की आवाजें नहीं सुनी थी। मैंने हमदर्दी से पूछा, क्यों, वो कहाँ है? मैंने उसे सलमा के साए से बचाने के लिए ननिहाल में दे दिया है। लाहौर में मेरा एक साला लावल्द है और सलमा का बड़ा भाई होने के बावजूद शरीफ आदमी है। वो इसकी तालीम और तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। बस वो याद बहुत आता है। मेरे दिल पर से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया। तुमने तो मुझे दहला ही दिया था। मैं समझा कि कहीं खुदा न खास्ता उसे एक बार फिर उठा लिया गया है। वो आस्तीन से अपनी आंखों में आई हुई नमी खुश करते हुए बोला, सच पूछो तो मुझे एक खौफ ये भी था, मैं कराची छोड़ नहीं सकता या किसी भी वक्त कोई दोबारा ऐसी हरकत कर सकता है। वहां मेरा बच्चा ऐसे हर खतरे से महफूज रहेगा। जहांगीर का कोटा पूरा हो चुका था। उसकी जुबान पर लुकनत तारी होने लगी थी। रिक्कते कल्ब का मुजाहरा वो अपने बच्चे के जिक्र पर कर चुका था। मैंने थोड़ी सी अस्काच लेने के बहाने बोतल उसके पहलू से उठाकर अपनी तहवील में ले ली। वो चुंधियाई हुई आंखों से देर तक मेरी तरफ देखने के बावजूद ये ना समझ सका कि मैंने क्या कार्रवाई की थी। उसकी खराबी यही थी कि पीते पीते शराब का कोई एक घूंट अचानक ही उसकी हवा से मख्तल कर देता था। खुद उसे भी ये अंदाजा नहीं हो पाता था कि वो कब आउट हो गया। तुम यहाँ रहोगे, मेरे पास रहोगे, मेरे कमरे में रहोगे? उसने मेरे चेहरे से नजरें हटाए बगैर लड़खड़ाई हुई आवाज में कहा। साली सलमा खानम दूसरे कमरे में। सलमा उसके फिक्रे के इब्तदाई अल्फाज सुनकर बिफरे हुए तेवरों के साथ कमरे में दाखिल हुई और उसे झंझोड़ कर रख दिया। मैं अब तुम्हारी साली हो गई, यह भी याद नहीं रहा कि मैं तुम्हारी बीवी हूं? मुझे सब मालूम है। वो अल्फाज को खींच खींच कर बोला। मैं अपने साले की बात कर रहा था। वो जो तुम्हारा बड़ा साला है, मुन्ना, उसी के पास है ना? सलमा अपने कोहलुओं पर हाथ रखकर मेरी तरफ मुड़ी और भुन्ना कर बोली, कमोबेश रोज यही होता है। हो सकता है कि यह खाना खाते खाते ही मेज पर सर टिकाकर सो जाए। मैं इस आदमी का क्या करूं? तुम्हें खुश होना चाहिए कि ये इधर उधर मुंह नहीं मारता। जो कुछ करता है घर में करता है। इसके बिगड़े हुए तेवर देखकर मैंने फौरन पैंतरा बदल लिया। वैसे ये बहुत बुरी बात है, आदमी को पीनी ही हो तो औकात में रहकर पिए, वरना इसके करीब भी ना भटके। जिस दिन मैं सख्ती करती हूँ और सारी बोतलें अलमारी में मुकफ्फिल करके चाबियां छुपा देती हूँ, तो ये रात भर किसी उदास उल्लू की तरह छत और दीवारों को तकते रहते हैं, हंसना बोलना भूल जाते हैं और एशट्रे में जली हुई सिगरेटों का अंबार लगा देते हैं। मैं अपना ये दुख किससे कहूँ? फिक्र मत करो, मैंने उसे तसल्ली दी। इस बार मैं 2-4 रोज इसके साथ रहूंगा और इसे समझाने की कोशिश करूंगा। कल से ऐसा नहीं होगा। मेरी जुबान से 2-4 रोज का जिक्र सुनते ही सलमा के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। वो पुरस्कून होकर बोली, ठीक है, कल भी ज्यादा दूर नहीं है। तुमने इन्हें राह रास्त पर डाल दिया तो मैं तुम्हारे पैर चूमूंगी। अब ये बताओ कि खाना तैयार है, इसका क्या करूं? फिजा में बाकी भुने हुए गोश्त की इस्ताह अंगेज खुशबुएं तैरती फिर रही थी। मैं हैरान था कि पहले मेरा ध्यान इस तरफ क्यों नहीं गया। मैंने उसे मशवरा दिया, खाना यहीं ले आओ और तुम भी आ जाओ। जब तक सलमा कमरे में मौजूद रही, जहांगीर आंखें मूंदे अपनी कुर्सी पर खामोश पड़ा रहा। उसने हिलने जुलने की भी कोशिश नहीं की थी। सलमा के जाते ही उसकी पपोटों में हरकत पैदा हुई। शायद उसने अपनी आंखों में खफीफ सी झुर्री बनाकर मौका का जायजा लिया, फिर आंखें खोलती। उसकी खुली हुई आंखें भी बस ख्वाबीदा और नीम वासी थी। वो एक झटके से आगे की तरफ झुका और फिर अपने जोर में झुकता ही चला गया।
मैंने लपक कर उसे रोका ना होता तो नशे की झोंक में उसका सर खासी शिद्दत से मेज पर बिखरे हुए सामान से जा टकराया होता। मैंने सख्ती से उसे कुर्सी की पुष्टगाह से टिका दिया। उसने दोनों हाथों से मेरा एक हाथ थाम लिया और हिचकियों के दरमियान अटक अटक कर कहने लगा, देखो हम दोनों शराबी भाई हैं, मैं इसका मिजाजी खुदा हूं, वो मेरी मर्जी के बगैर तुम्हारे पैर कैसे चूम सकती है। मुझे हैरत थी कि नशे की गहरी झोंक में होने के बावजूद उसने सलमा के खिलाफ गुलगुपाड़ा मचाने की कोई कोशिश नहीं की थी, बल्कि नहायत मक्कारी के साथ सरगोशियाना लहजे में बोल रहा था। मैंने दीवाने की उस बड़ का कोई जवाब नहीं दिया तो चंद सानियों के इंतजार के बाद वो दोबारा बोलने लगा, मुझे मालूम है कि तुम जवाब नहीं दोगे, तुम मुझे मिजाजी खुदा नहीं मानते। हर शोर अपनी बीवी का मिजाजी खुदा होता है, जब तक दिल चाहता है शौहर बना रहता है, इसके मिजाज में आए तो वो अपनी बीवी का खुदा बन जाता है। पता नहीं ये अपने आप को क्या समझती है, जिस दिन बेवा हुई तो दिमाग आसमान से जमीन पर आ जाएगा। बक बक मत करो, मैंने उसका शाना दबाकर सख्ती से कहा। वो खाना लेकर आ रही है। बोलते बोलते उसकी आवाज यकायक मालूम हो गई, मगर उसका मुंह चलता रहा। यूं मालूम हो रहा था जैसे वो कोई चीज चबाने की कोशिश कर रहा हो। सलमा ने गरम गरम और ताजा खानों की ट्रे मेज पर रखकर अपनी कुर्सी ऐसी जगह लगाई जहां से वो मेरी भी देखभाल कर सके, लेकिन जहांगीर का ज़हन किसी हद तक बेदार होने के बावजूद उसके हाथ पैर उसके काबू में नहीं थे। मेरे मां पर सलमा उसे बुरा भला कहती, अपनी कुर्सी उसी के पहलू में ले गई। लो अब डैनी को भी अपना तमाशा दिखाओ। सलमा ने चिकन की एक बोटी अपने हाथ से उसके मुंह में देते हुए चिड़चिड़े लहजे में कहा, शर्म से डूब मरने का मकाम है। हाथी जैसे डेल डोल वाले आदमी ने अपना ऐसा सत्यानाश मारा हुआ है कि अपने हाथ से एक लुकमा भी नहीं ले सकता। हाय सलमा डार्लिंग। जहांगीर ने किसी अंधे की तरह अपने दोनों हाथों से सलमा का चेहरा और बदन टटोलते हुए लुकमा चबाने के करेहा आवाजों के दरमियान हाँक लगाई। मैं इतनी ना पीऊं तो तुम हरगिज मुझे इतनी मोहब्बत से खाना नहीं खिलाओगी। मैं बहुत बुरा हूं तो किसी दिन इन्हीं हाथों से मुझे जहर दे दो। सलमा ने बेरहमी से उसके दाने पर हाथ रख दिया। चुप रहो, इस हालत में भी मक्कारी से बाज नहीं आओगे। तुम्हें तो मुझसे ज्यादा वो औरतें अजीज हैं जो तुम्हारी दुकान पर टके टके की दवा लेने आती हैं। मैं इन सबको तुम्हारी बहनें समझता हूं। चुप चप चप और लुकनत के दरमियान वो बोला। सलमा ने गुस्सीले अंदाज में उसकी बात काट दी। खुदा का शुक्र है कि मेरी कोई और बहन नहीं है, फिर भी तुम मेरी बहनों को दिन रात गालियां देते रहते हो। इन्हें मेरी नहीं अपनी बहनें समझा करो। मैं इन दोनों की बातें सुन रहा था और वो सब देख रहा था। मैं उससे पहले जहांगीर को उससे ज्यादा अबतर हालत में देख चुका था, लेकिन इस वक्त मेरी ज़हनी रोह कहीं और पहुंची हुई थी। मेरे लिए वो एक दोस्त का खानगी अलमिया नहीं बल्कि एक आईना था जिसमें मुझे बहुत कुछ नजर आ रहा था। जहांगीर महज शराबी था। शराब एक नशा है और बेशक हर नशा हराम है, लेकिन फिर भी शराब एक तवील मुद्दत में और बहुत धीरे धीरे इंसान को अपना गुलाम बनाती है। जहांगीर पी कर बहका हुआ था, मगर उसके लाशौर के नामालूम गोशों में कहीं सूदो ज़या का एहसास जिंदा था। उसे बहकने के बावजूद सलमा को इस औरत की हवा भी नहीं लगने दी थी जो इससे बेश कीमत दवाएं आधे दाम पर ले जाती रहती थी। वो गाहे गाहे मेरे सामने सलमा से अपनी बेजारी का इजहार करता रहता था, लेकिन नशे की हालत में मुस्बत मुनाफकत से काम लेकर उसकी खुशामदे करके अपनी अज़दवाजी जिंदगी की बुनियादों को मुस्तहकम कर रहा था। अपनी दिन भर की कारोबारी मसरूफियात से निमट कर वो अपनी चार दीवारी में मौजूद था, जहां उसकी खबर गिरी के लिए सलमा मौजूद थी। नशा नशा ही था, मगर इस वक्त तक नशों में बदतरीन नशा हेरोइन का था, जो महज चंद दिनों में अपने आदि के हर रग और रेशे को ही नहीं उसकी रूह तक को अपना गुलाम बना लेता है। इंसान अपने सूदो ज़या, घर बार, रोजगार और रिश्तों के एहतराम से बहुत तेजी के साथ बेनियाज होता चला जाता है। वक्त पर नशे की तलब पूरी करने के लिए किसी की चादर की हुर्मत की परवाह करता है, न किसी चार दीवारी का लिहाज करता है। चोरी और डकैती करके भी उसे बर वक्त अपना नशा पूरा करना होता है, और किसी वक्त यह मुमकिन न हो तो हेरोइन का आदि मैदे से लेकर आसाब तक के अनगिनत और होलनाक मसाइल में मुब्तला हो जाता है। वो घर बार और अपनों से दूर गलाजतों के ढेर में एक गलीज मगर जिंदा लोथड़े की तरह अपनी जिंदगी बसर कर रहा होता है, इसलिए वहां उसकी खबरगिरी के लिए कोई नहीं होता। और फिर एक रोज वो खुद किसी गुमनाम फुटपाथ, नाले या कूड़ेदान में सिसक सिसक कर अपनी एड़ियां रगड़ रगड़ कर मौत के मुंह में पहुंच जाता है। शहर के गलीज तरीन मकामात पर गौल दर गौल गंदी चादरों में छुपकर सिगरेट की पन्नी पर सिगरेट या दिया सलाई की तपश से तहलील होती हुई हेरोइन के तमाम तर धुएं को गहरे सांसों के जरिए अपने फेफड़ों में खींचने वाले
نہ جانے کن کن ماؤں کے لختے جگر، بہنوں کے مان اور سہاگنوں کے ارمان تھے جنہیں ہیروین نگل رہی تھی۔ تپتی دھوپ، کڑکتے جاڑوں اور طوفانی بارشوں میں ان مفلوک الحال نشے بازوں کو کہیں کوئی پناہ میسر نہیں تھی۔ نہ ہیروین پینے والے کسی جہانگیر کو اپنی سلمیٰ کی ملامت آمیز محبت کا کوئی عشر عشیر حاصل تھا۔ وہ اپنے حال میں بدحال رہنے اور پھر یوں ہی زندگی سے گزر جانے پر مجبور تھے۔ پیسے دے کر کوچے کوچے میں ہر روز روشن چہروں اور پر نور پیشانیوں والے انگنت نونہال مگر ہلاکت انگیز صفوف کے ہاتھوں اپنی زندگیاں گروے رکھ رہے تھے، اور کوئی انہیں روکنے والا نہیں تھا۔ خبرگیروں کو جب تک اصل علت کا علم ہوتا، پانی سر سے گزر چکا ہوتا تھا۔ میرے دل میں ہیروین کے فروغ کے لیے شب روز کام کرنے والوں کے خلاف بے پناہ نفرت کا احساس مزید گہرا ہو گیا۔ جہانگیر اور سلمیٰ کی خوابگاہ میں نظر آنے اور سنائی دینے والے واقعات نے میرے اس عزم کو ایک مرتبہ پھر مستحکم کر دیا کہ موت بانٹنے والوں سے میری جو جنگ جاری تھی وہ جاری ہی رہے گی۔ میرے دشمنوں کی فہرست میں اس وقت جو نام سب سے اونچا تھا وہ کھٹو مل راجوانی کا تھا۔ گہری نیند میں مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کھٹو مل کے آدمی میری تلاش میں بھٹکتے بھٹکتے جہانگیر کے گھر آ پہنچے ہوں اور کمرے کا دروازہ توڑ کر مجھ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ عالم خواب ہی میں دہشت کی ایک سرد سی لہر میرے پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ میں جس کے خون کا پیاسا تھا وہ موقع ملنے پر میرے ساتھ ذرا سی بھی رعایت نہیں کر سکتا تھا۔ عالم خواب میں حملہ آور ہونے والی دہشت کی وہ لہر اس قدر شدید تھی کہ میں نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دی۔ ذہن بدستور غنودگی کی گرفت میں تھا، لیکن سماعت پوری طرح کام کر رہی تھی۔ یہ جان کر میں رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ میری خوابگاہ کا دروازہ گرانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ میں نے ہڑبڑا کر بستر سے چھلانگ لگا دی۔ خطرے کو خود سے اتنے قریب پا کر میرے حواس بہت تیزی کے ساتھ بحال ہوتے چلے گئے، اور پھر دریافت ہوا کہ فلیٹ میں دشمن آ گھسا تھا۔ نہ دروازہ توڑنے کی کوئی کوشش کی جا رہی تھی، بلکہ سلمیٰ دروازہ پیٹ پیٹ کر مجھے جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے ہلکی سی انگڑائی لے کر مسکراتے ہوئے وال کلاک کی طرف دیکھا تو وہاں دن کے 11 بج چکے تھے۔ میں نے بڑھ کر دروازے کا بولٹ گرا دیا اور سلمیٰ دروازہ کھول کر دندناتی ہوئی اندر آ گئی۔ اتنی دیر سے دروازہ پیٹ رہی ہوں مگر تم ایسے گدے گھوڑے بیچ کر سوئے ہوئے تھے کہ دنیا مافیا کا کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ اس نے تیوریاں چڑھا کر تیزی سے کہا۔ میں نے لمحہ بھر کے لیے اسے کوئی شوخ جواب دینے کے بارے میں سوچا اور پھر خود ہی اپنا خیال مسترد کر دیا۔ مجھے چند روز تک کسی چھت کے نیچے رہنا تھا۔ میری طرف سے دی گئی ذرا سی بھی ڈھیل سلمیٰ کو بری طرح میرے سر پر مسلط کر سکتی تھی۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، رات دیر سے سویا تھا، شاید ابھی تک میری نیند پوری نہیں ہو سکی۔ کبھی کبھی ایسی گہری نیند آتی ہے، وہ معنی خیز لہجے میں بولی۔ پھر شکوہ کیا؟ تمہیں اندر سے دروازہ بند کر کے سونے کی کیا ضرورت تھی؟ اس گھر میں تم دوستوں کے درمیان ہو، بہت عرصے سے عادت سی ہو گئی ہے۔ اسے تم میری کوئی نفسیاتی گرہ بھی کہہ سکتی ہو۔ جب تک دروازہ مکفل یا بولٹ نہ کر دوں بے چینی سے بستر پر کروٹیں بدلتا رہتا ہوں۔ جہانگیر ناشتے پر کافی دیر تک تمہارا انتظار کرنے کے بعد دکان پر گئے ہیں۔ جلدی سے تازہ دم ہو کر آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ اپنا حکم سنا کر باہر چلی گئی۔ جہانگیر کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرتے ہوئے شاید میری عقل پر پتھر پڑ گئے تھے کہ میں نے وہاں میسر تحفظ کے بارے ہی میں سوچا تھا۔ اس تحفظ کے ساتھ لاحق ہونے والے سلمیٰ کے خطرے کی طرف ذرا بھی دھیان نہیں دیا تھا۔ وہ جب سے مجھ سے متعارف ہوئی تھی مجھ پر مہربان چلی آ رہی تھی۔ ابتدا میں اس نے عورتوں کے روایتی انداز میں میری حوصلہ افزائی کرنے بلکہ اکسانے کی کوشش کی تھی، پھر ذاتی محرومیوں کے حوالے سے کھل کر میرا سہارا لینا چاہتا۔ میں ہر بار کسی چکنی مچھلی کی طرح اس کے ہاتھوں سے پھسل کر نکلتا رہا۔ اسے جب بھی موقع ملتا وہ میرے رویے کے بارے میں گلے شکوے لے بیٹھتی تھی۔ مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ اس بار جہانگیر کے گھر میں رہتے ہوئے مجھے ایک سخت ترین آزمائش سے گزرنا تھا۔ میں پورے خلوص دل سے اس آزمائش میں اپنی سرخ روئی کا خواہاں تھا، لیکن آخری نتیجے کا انحصار سلمیٰ کے رویے پر بھی تھا۔ اس پیچ کے بارے میں سوچتے ہوئے میں شاور کے نیچے اپنے بدن پر ٹھنڈے پانی کی دھاریں بہاتا رہا۔ میں غسل خانے ہی میں تھا کہ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ دوسری گھنٹی پر وہ سلسلہ معدوم ہو گیا۔ میں جلدی سے تیار ہو کر باہر نکلا تو سلمیٰ نے بتایا کہ میرے لیے غزالہ کا فون آیا تھا۔ میں نے لمحہ بھر کے لیے سوچا۔ پچھلی رات ہم لوگ اپنے فلیٹ سے نکلے تو ارادہ یہی تھا کہ باہر کی فضا صاف ہونے پر وہیں لوٹ جائیں گے۔ اس خیال سے ہم نے ہتھیاروں کے سوا وہاں سے کوئی چیز اپنے ساتھ نہیں لی تھی۔ بدری ناتھ سے حاصل کی ہوئی CSD بھی وہیں رہ گئی تھی۔ اس احساس آلے کی غیر موجودگی میں فون پر کسی سے بھی کھل کر بات نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے فوراً اول خان کے گھر کا فون نمبر ملا ڈالا۔ اس طرف غزالہ شاید میرے فون کے انتظار ہی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے گھنٹی بجتے ہی ریسیور اٹھا لیا۔ میں آپ کے بارے میں فکر مند تھی۔ سلام کے بعد اس کی میٹھی اور مترنم آواز میرے کانوں میں گونجی۔
आपने टैक्सी में आने का फैसला करके गैर जरूरी खतरा मोल लिया था। मैंने कनखियों से सलमा का जायजा लेते हुए कहा, मैं यहाँ बहुत मजे में हूँ, बस जरा कपड़ों की जरूरत है, महसूस हो रही है, और CSD भी नहीं है। उसने मेरी बात काट कर हंसी के दरमियान कहा, मुझे मालूम था कि आपको हर वक्त उसकी जरूरत पड़ेगी। वो सब चीजें यहाँ आ गई थी। थोड़ी देर पहले एक आदमी आपका सामान लेकर निकल चुका है। सूटकेस किसी भी वक्त मिल जाएगा। ठीक है, मैंने उसकी बात काट दी। इस वक्त ज्यादा गुफ्तगू नहीं हो सकती। सामान आ जाने के बाद मैं दोबारा फोन करूंगा। हद हो गई। फोन बंद होने पर सलमा ने सर झटक कर कहा, तुम दोनों की शादी को इतने दिन हो गए, मगर अब भी तुम्हारा हाल लैला मजनू जैसा है। तुम रात ही को यहाँ आए हो और वो तुम्हारी आवाज सुनने के लिए बेचैन थी। पता नहीं उसने तुम्हें वीरा के साथ बैंकॉक जाने की इजाजत कैसे दे दी थी। मियाँ बीवी के दरमियान ज़हनी हम आहंगी हो तो वो जिंदगी भर एक दूसरे के लिए इसी तरह फिक्रमंद रहते हैं। मैंने हंस कर कहा, इसमें कोई गैर मामूली बात नहीं है। अपनी मोहब्बत जताकर मेरे ऊपर तंज कर रहे हो या मुझे चलाने की कोशिश कर रहे हो? ला हौला वला कुव्वत। मैंने जल्दी से अपने दोनों कानों को हाथ लगा के कहा, मैं ऐसी जसारत नहीं कर सकता। वैसे कल रात मैंने बहुत सी खुशगवार बातें नोट की हैं। तुम दोनों बिला वजह ही एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हो, वरना दिल से एक दूसरे को चाहते हो। रात को वो किस तरह तुम्हारी खुशामदीद कर रहा था। बस इन बातों को रहने दो, मैं बरसों से ये सब तमाशे देखती आ रही हूँ। वो मुंह बना के बेजारी के आलम में बोली, ये इनके पुराने ढगोसले हैं। ढगोसले? मैंने नाश्ते का आगाज करते हुए हैरत से दोहराया, तुम जहांगीर के खलूस की तौहीन कर रही हो। वाकई तुम्हें पसंद करता है। नशे की हालत में इंसान की नफरत और मोहब्बत दोनों में शिद्दत आ जाती है। वो तुम्हें खुद से दूर भी धकेल सकता था। शराब पी लेने के बाद औरत की कुर्बत उनकी जरूरत बन जाती है। ये कहते हुए उसके दोनों हाथों की उंगलियां आपस में उलझ रही थी। इस वक्त मेरे बजाय कोई चमारी भी उनके पास बैठी होती तो वो इसी तरह उसकी भी खुशामदीद कर रहे होते। वो पक्के मुनाफिक है। नशे की हालत में उनकी ये मुनाफिकत और ज्यादा गहरी हो जाती है। ऐसा मत कहो, मैंने एहतिजाज किया। मैंने तो ये देखा है कि शराबी जब नशे में होते हैं तो अपना दिल खोल कर सबके सामने रख देते हैं। इन्हें मुनाफिकत दिखाने का होश कब रहता है? उसके होंठों पर एक उदास सी मुस्कुराहट तैर गई। तुम ये बातें इसलिए कह रहे हो कि तुम खुद उस बुरी आदत में मुब्तला हो। मैं हर रोज पूरे होशो हवास में जहांगीर की हरकतों को तशवीश से देखती हूँ। तुम उसके बारे में जो चाहो कहती रहो या समझती रहो, मैं यकीन नहीं कर सकता। शादी के बाद मैंने अपनी गलत फहमियों की बिना पर खासे दुख उठाए हैं। मैंने नशे में समझकर अपने दिल की भड़ास निकालने की हमाकत कर गुजरती थी और फिर जूते खाती थी। मुझे बहुत देर बाद अंदाजा हुआ कि सुबह उन्हें गुजरी हुई रात की हर जुरी बात बहुत अच्छी तरह याद होती है। वो अपने जाती तजर्बे के हवाले से बड़े वसूख से बात कर रही थी। मैंने दिल ही दिल में उसकी बात को तोला, अपने तवील माजी पर तेजी से एक सरसरी नजर दौड़ाई और उस हैरान कुन नतीजे पर पहुंचा कि जो बात मुझे बरसों से मालूम नहीं थी वो सलमा ने सिर्फ एक फिक्रे में बयान कर दी थी। महज बहकने की हद तक पीने वाले वाकई ऊंट की सी यादाश्त के मालिक होते हैं। इन्हें खूब मालूम होता है कि वो आलमे सरूर में कब और किस से क्या क्या कह रहे हैं। जो इस हद से तजावुज करके आपे से बाहर हो जाते हैं और ओल फुल बकने पर उतर आते हैं, इन्हें वाकई कुछ होश नहीं रहता कि वो क्या बक रहे हैं। खैर वो नशा जिसकी ज्यादती इंसान को होशो खिरत से बेगाना कर दे, उसकी कम मिकदार भी हराम है। ये दीनो फितरत बल्कि दीन फितरत का एक अटल असूल है जो बिनते अम से जोहरे अफीम तक हर नशे पर लागू होता है। नशा कोई भी हो तबाहकुन होता है और हैरवन इससे दौड़ में सबसे आगे है। इसके आदि की दो ही कैफियत होती हैं। वह नशे में होता है तो बिल्कुल अपने आपे में नहीं होता, बंद या खुली आंखों से एक अजीब ही मखलूक के रूप में इन दुनियाओं की लज्जत अंगेज ख्वाब देखता रहता है जो उसे कभी मुयस्सर नहीं आ सके। अपनी तिश्ना और नाकाम आरजुओं की प्यास वो इन ख्वाबों में बुझाता है। खुदा की बनाई हुई जमीन पर घर बार से दूर कहीं भी बेसुध पड़कर हाथ पैर हिलाए बगैर शहजोरी और मर्दानगी के ऐसे ऐसे मुहय्यरुल अकूल कारनामे अंजाम देता है जो हम इंसान के हैताए ख्याल से भी बाहर होते हैं। हीरोइनची की दूसरी कैफियत वो होती है जब उसका नशा टूट चुका होता है। वो उदासी, इज़्मिहलाल, बेअमली और मायूसी के आलम में खुद फरामोश होकर बस एक ही धुन में होता है कि उसे कहीं से और किसी भी तरह हेरोइन की बस एक पुड़िया मिल जाए ताकि वो हकाए की सफाक और बेरहम दुनिया से एक बार फिर ख्वाबों के ही उन्हीं धुंधले धुंधले पुरिसरार लाहौती और ऐशो निशात में डूबे हुए जजीरों पर पहुंच जाए जहां उसके तसव्वुर के ऐन मुताबिक किसी फर्ज या जिम्मेदारी के बगैर हर वक्त खुशियां ही खुशियां लुटाई जाती हैं। अंडा ठंडा हो रहा है, तुम ख्यालों की किस दुनिया में खोए हुए हो? सलमा की आवाज ने मुझे बुरी तरह चौंका दिया।